वैसे तो बचपन से ही हमारे खानदान की करीब 350 वर्षों की परंपरा रही। मेरे पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, ऐसे तो हम 5th जनरेशन के हैं, स्वराज 6th जनरेशन के हैं। तो संगीत का ही माहौल था, लेकिन हम लोग स्टडी भी किए। तो उस समय थोड़ा सा मन विचलित था कि हम किसी और दूसरे फील्ड में भी जाके कुछ जोर आजमाइश कर लें। तो बचपन में इतने डाइवर्जन होते हैं, इतनी चारों बिल्कुल। तरफ मन भटकता है, ध्यान हटता है। जरूर। उस उम्र में आकर कैसे ध्यान लगाना संगीत के लिए? ये देखिए, एक तो संस्कार है, गुरु का मार्गदर्शन। नमस्कार, मैं सलीम आरिफ आप सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के पॉडकास्ट रागा रूम में स्वागत करता हूं। रागा रूम में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों के साथ वार्तालाप करेंगे, आपके सामने रूबरू होंगे और उनसे आप लोग सवाल भी पूछ सकते हैं। और यह हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे पहले मेहमान बनारस घराने के मशहूर पद्म भूषण पंडित साजन मिश्रा जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत आज के इस पॉडकास्ट पे। स्वरांश आपका भी, और हमारा साथ देने के लिए भी बहुत शुक्रिया। इनकी आप इसमें भाग ले रहे हैं तो आपको अलग काम मेरा भी करना है। पिताजी के होते हुए जाहिर है आपको सवाल पूछने का मौका घर में शायद न मिलता हो, लेकिन यहाँ पूरी इजाजत है। मैं पंडित जी जानना चाह रहा था कि किस उम्र में आपको ये आखिर एहसास हुआ कि मुझे संगीत को अपनाना है? या एक्चुअली वैसे तो बचपन से ही हमारे खानदान की करीब 350 वर्षों की परंपरा रही। मेरे पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, ऐसे तो हम 5th जनरेशन के हैं, स्वराज 6th जनरेशन के हैं। तो संगीत का ही माहौल था, लेकिन हम लोग स्टडी भी किए। तो उस समय थोड़ा सा मन विचलित था कि हम किसी और दूसरे फील्ड में भी जाके कुछ जोर आजमाइश कर लें। लेकिन अल्टीमेटली हमारे कुछ जो टीचर्स वगैरह थे और पिताजी, हमारे अंकल चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, इनका ये था कि भाई तुमको संगीत करने में ये लाभ होगा कि तुम्हारे परिवार में इतने वर्षों का एक परंपरा चला आ रहा है जी, तो उससे तुमको कुछ ज़्यादा ही सीखने को, समझने को, देखने को मिलेगा। अब हम लोगों का भाग्य ऐसा था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे यहाँ प्रोग्राम में आते थे। बनारस में संगीत परिषद में ओमकार नाथ ठाकुर जी, बेलायत खां साहब, रविशंकर जी, मतलब न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार, भीमसेन जी, जसराज जी, सभी। तो उनको बचपन से देखना और सुनना और फिर ये एहसास करना कि भाई ये कितने बड़े लोग हैं, कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो इनको कितना इज्जत मिल रही है, तो एक रुचि उधर भी डेवलप हो गया। और वैसे तो 6.5-7 साल की उम्र से काशी में, बनारस में मंदिरों का नगरी है, तो वहाँ एक प्रथा था हाजिरी लगाने का कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में श्रृंगार हो रहा है तो वहाँ आपको हाजिरी लगानी है। और आपसे जो सीनियर हैं आपके बाद, और जो सबसे सीनियर हैं, बुजुर्गवार जो हैं, वो सबसे बाद आते हुए। हाँ, तो पहले तो थोड़ा थोड़ा ये लगता था कि यार ये बड़ा मतलब अभी हम वैसे तैयार भी नहीं हुए हैं और हाजिरी की बात हो रही है उससे। लेकिन क्या होता था कि हाजिरी लगाने से अपने सीनियर को सुनने को मिलता था और फिर उससे सीनियर को सुनने को मिलता था। तो हम लोग बचपन में 6.5-7 साल की उम्र में सो भी गए तो जब सीनियर बैठते थे तो पिताजी उठा देते थे, सुनो बेटा, ऐसे गाना बजाना करोगे तब तो कुछ बन जाओगे। तो ऐसे धीरे धीरे रुचि उन्होंने पैदा की और तब से ही। और फिर 11 साल, 11.5 साल की मेरी अवस्था थी। बड़े भाई साहब करीब 15-16 साल के थे। तो बनारस में एक मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तुलसीदास जी द्वारा स्थापित है। तो वहाँ फेस्टिवल हुआ करता था, तो वो बनारस का बड़े स्टेज में उसकी गिनती हुई। तो वहाँ से बुलावा आ गया। तो उस समय मेरी अवस्था थी 11, 11.5 साल की।
और भैया थे 15-16 साल के। तो वहाँ 68 में हम लोगों ने परफॉर्म की, और वहाँ सभी बनारस घराने के विद्वान और यूनिवर्सिटी के विद्वान सभी वहाँ आए थे सुनने के लिए। थोड़ा धीरे धीरे नाम चर्चा में आ गया था कि राजन साजन कुछ कर रहे हैं, तो लोगों को एक आकर्षण भी था, और मेरे पिताजी का ऐसा प्यार भरा संबंध था लोगों से। तो वो आए और उन लोगों ने सुना, उनका आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग्स मिला। तो वहाँ थोड़ी आंतरिक खुशी भी हुई कि आज हमको लोग रिकॉग्नाइज कर लिए। और फिर उसके बाद 1970 में इंटरनेशनल लायन कॉन्फ्रेंस हुआ बनारस में, जो कि बहुत बड़े स्तर पे हुआ, और उसमें उस्ताद अली अकबर खां साहब, पंडित किशन मराठी, और उसके पहले हम लोगों को गाने का अवसर दिया गया। तो रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगी, और फिर 72 में यहाँ पे ऑडिशन दिया, और 73 से हम लोग आकाशवाणी से ए ग्रेड के कलाकार हो गए। और 73 में ही हमारा नेशनल प्रोग्राम हुआ। वो सुनने के बाद पंडित भीमसेन जोशी जी हम लोग को 74 सवाई गंधर्व, बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि इतने कम समय में, और वो आकाशवाणी का बहुत बड़ा देन था। हम तो ये समझते हैं कि आकाशवाणी हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा एक रोल अदा किया, क्योंकि हमारे पिताजी, चाचा जी जबकि बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट, लेकिन वो किसी को अप्रोच नहीं करते थे कि भाई मेरे बच्चे हैं, इनको आप स्टेज दीजिए। उन्होंने कहा कि अपना स्वयं कुआं खोदो, स्वयं पानी निकालो और पियो। तो वो एटमॉस्फियर में तो आकाशवाणी का बड़ा भारी श्रेय हुआ, और आकाशवाणी के जरिए हम लोगों को हिंदुस्तान भर में बुलावा आने लगा। तो इस तरीके से रुचि बढ़ी, और फिर यात्रा शुरू हो गई, फिर मन लगने लगा। हाँ, वो मैं यही बचपन से मेरा सवाल पीछे कहीं ये भी था कि बचपन में इतने डाइवर्जन होते हैं, इतनी चारों तरफ मन भटकता है, ध्यान हटता है। जरूर। उस उम्र में आकर कैसे ध्यान लगाना संगीत के लिए? ये देखिए, एक तो संस्कार है, गुरु का मार्गदर्शन। हमारा हैंडबॉल टीम में हैंडबॉल इंट्रोड्यूस हुआ था 71 में। तो हैंडबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी। स्पोर्ट्स में हम भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, क्रिकेट खेलते, वो क्रिकेट भी खेलते थे, मैं भी क्रिकेट खेला, अपने कॉलेज का कैप्टन भी बना, वो भी बने। तो हैंडबॉल इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें हम भी खेलने लगे, और यूपी में सिलेक्शन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। तब यूपी था भी बहुत बड़ा। हाँ, यूपी था भी बहुत बड़ा, उत्तराखंड भी था उसमें। तो वहाँ सिलेक्शन होने के बाद में ये हुआ कि 1 महीने का हम लोगों का हैदराबाद में कोचिंग होगा, और उसके बाद हमको जाना था साउथ कोरिया खेलने के लिए। तो मैं बड़ा उत्साह में था, और पिताजी के पास गया, और उनको बड़े खुशी खुशी ये समाचार दिया कि ऐसे ऐसे इंडियन टीम में आ गया हूँ, और ऐसा ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है यार, तो अपना सामान वामान पैक कर लो। तो हमने कहा हाँ, वो 1 महीने के लिए जाएंगे, उतना सामान। बोले नहीं नहीं नहीं, टोटल पैक कर लो। तो हमारे समझ में नहीं आया उस समय क्या उम्र, क्या सोच, 16-17 साल का उम्र हो। और उस समय उन्होंने कहा कि देखो, 2 नाव की सवारी पे नहीं चलना है, या तो निश्चित कर लो कि स्पोर्ट्स में ही जाओगे, या निश्चित कर लो कि भाई के साथ गाओगे। तो बड़ा मन दुखी हुआ। तो मेरे एक कुछ एलजी श्रीवास्तव करके थे, लालजी श्रीवास्तव जी थे, वो कोच थे। उनके पास गया मैं बड़ा रोते हुए। हमने कहा कि पिताजी तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि फिर वापसी घर में नहीं होगी। और बड़े कभी कभी बड़ा उनका कड़वा वचन जो था, बड़े स्पष्टवादी थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मिश्रा, निराश मत हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कहीं तुम अच्छे प्लेयर भी बन जाओगे तो किसी इंटरमीडिएट स्कूल में एक गेम टीचर बन के रह जाओगे, और इसमें इंटरनेशनल संभावना है कि तुम इंटरनेशनल कलाकार बन सकते हो। तो पिताजी की बात से निराश मत हो। तो 2-4 दिन तो था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उस तरीके से प्रमोट भी किए पिताजी, और बोलते थे जो संगीत में आनंद है वो कहीं नहीं मिलेगा तुमको,
और इसको जब जीने लगोगे, जब उससे प्यार हो जाएगा, तब तुमको एहसास होगा कि कुछ सोच समझ के ही मैंने तुमको रोका था। ये बड़ी बात है। मैं एक और छोटा सा और जी, जी। ध्यान में आता है, आप मेरा ख्याल है पहली जोड़ी थी जो गायन में एक साथ इस तरह मंच पर आई, कि इससे पहले भी परंपरा रही है? नहीं, तो बहुत पुरानी परंपरा रही है। जी और बनारस घराने में तो इसकी बड़ी पुरानी परंपरा रही। अब देखिए, जैसे डागर जी साहब आगे लोगों का परिवार है, तो उसमें भी जोड़ी में ही गाने का एक वो प्रचलन था जी ध्रुपद में। तो वैसे ख्याल में भी था। बनारस के बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, प्रसिद्धू मनोहर जी हुए, शिवा पशुपति जी हुए, फिर अमरनाथ पशुपति नाथ जी हुए, और उसके बाद हम लोग हुए। सिंह बंधु जी भी आप लोग के सिंह बंधु जी, हाँ सिंह बंधु। नियाज अहमद, फयाज अहमद खां साहब, नजाकत सलामत खां साहब, तो बहुत सारी जोड़ियां हुई। लेकिन ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि इतनी लंबी जोड़ी किसी की चली नहीं। हाँ, मैं दूसरी बात वही है कि ये जो है कि कैसे ये आप लोगों का संबंध रहा, मतलब भाई तो थे ही, लेकिन ये कि ऐसे कौन से बड़ा गुण थे जो आप एक मित्रवत, दूसरे? और वो मेरे गुरुतुल्य भाई थे, पंडित राजन मिश्रा जी। और चूंकि सगे भाई थे, और हमारे पिताजी और चाचा जी का यही ख्वाब था कि दोनों अगर एक ही काम करते हैं तो दोनों एक साथ रहेंगे, किचन एक रहेगा। तो बहुत दूरदृष्टि, दूरदृष्टि वाला सोच था। और ईश्वर की कृपा से वो निभा भी, अभी भी निभ रहा है, बड़ी बात। उनके नहीं रहने पे भी। तो प्रयास तो यही होता है कि देखिए, प्रेम से बड़ा चीज कुछ नहीं। अगर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के संगीत को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। वो 70% गाते थे, मैं 30% गाता था। एक समय ऐसा था, क्योंकि मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। वो मेरे बड़े भाई हैं, गुरुतुल्य भाई हैं। अब वो एक फ्लो में वो गा रहे हैं, तो उस फ्लो को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। इंतजार करते थे आप अपनी बारी का? इंतजार करते थे, और वो अचानक से मुझे अवसर देते थे, मौका देते थे, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता था। अच्छा है। पर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कम मिल रही नहीं, है कभी जगह? कभी नहीं। ये भगवान की और मेरे माता पिता और गुरुओं की कृपा रही है, ऐसे संस्कार दिए। एक को पहले क्या था कि पहले बचपना में जब हम सीखते थे, तो खेलने के लिए चले जाते थे। मेरे ठीक दीवार के पीछे ही मेरा स्कूल था, डीएवी इंटरमीडिएट कॉलेज, डीएवी डिग्री कॉलेज। उसके ग्राउंड्स में खेलते थे। तो भैया को उन्होंने बैठा लिया, तो बड़े थे और थोड़े से सीरियस भी थे वो। तो उनको बैठा लिया, साजन कहाँ है, साजन कहाँ है? तो पता चला वो डीएवी में खेल रहा है। तो जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो एक आध आदमी चले गए, चलो चलो, हाथों हाथ खींच के ले आए, बैठा दिए गए। अब बैठा दिए गए तो अब भैया को गाना सिखा रहे हैं, तो जब उनको करवा ले तो मैं भी दूसने लगा, अरे बेटा सुनो सुनो। तो उस समय बुरा लगता था कि एक तो आपने खेलते हुए बच्चे को उठा लिया, और फिर उसके बाद वो गा रहा है तो सुनो, रुको, सुनो। तो बड़ा अच्छा, अचानक से 10-15 मिनट एकदम उनका तो गला गर्म हो गया, राजन भाई का, गाते गाते। और अचानक से बोले, हाँ जरा एक 3 सप्ताह की तान मार दो। तो अब एकदम से गला लगाया नहीं है, लेकिन उन्हीं का आशीर्वाद था, या माँ सरस्वती की, आ गया तान। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो। सुनना आ जाएगा, सब कुछ है। हाँ नहीं, ये तो पहले बुजुर्गों मेरे से मेरे सुना है। बिना कहे कुछ बातें हो रही है। जी और ये कहीं ना कहीं मैं ये बात पॉइंट ऐड करना चाहता था कि हाँ। डॉक्यूमेंट्री में भी बड़े पिताजी ने बोला, और पर्सनली मेरी बड़ी अच्छी मित्रता थी। और हमेशा बोलते थे, कहते कि स्वर का ऑपोजिट क्या होता है, सबसे पूछते थे। तो कोई बोलता था बेसुरा होता है, असुर होता है, सुर का ऑपोजिट क्या है? तो कहते कि सुर का ऑपोजिट मौन होता है। और कहीं ना कहीं ये जोड़ी मेरे समझ से ही आप सबको ही बताइए कि एक स्वर है तो एक मौन है, और ये मौन इतना बड़ा पार्ट प्ले करता है संगीत। अगर भाई मौन नहीं है तो संगीत आगे बढ़ नहीं सकता। आज भी इतनी रिकॉर्डिंग्स में सुनता हूँ, कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि रीव की आवाज़ भी आप लोगों की इतनी मिलती जुलती है,
हाँ। कि मैं बोलता हूँ कि यार पापा बिहाग सुना मैंने, आप तो गाए नहीं है। 2-4 गाने कहते नहीं नहीं मैंने गाया, ध्यान से सुनना, हमारी आवाज़ मैच कर जाती है। लेकिन वो भी इतना बड़ा मैंने शिक्षा लिया वहाँ से कि एक बड़े भाई गुरु तुल्य पिता तुल्य गा रहे हैं आपके बगल में, तो कैसे सबसे पहली ऑडियंस तो पिताजी। हाँ पड़ेगा। तो ये बहुत ही अहम बात थी इस जोड़ी के अंतर्गत का जो मैं आपके बचपन की खुशियाँ दोनों भाइयों के बीच? मेरी तो बचपन बहुत बदमाशी। नहीं, वो तो मुझे थोड़ा बहुत नहीं इतना पता नहीं, है। थोड़ा बहुत नहीं पता है सर, मैं पूरा बताता हूँ। मेरे मुझसे ज़्यादा बदमाश घर में कोई नहीं हुआ ईमानदारी से, और सारे खुले छूट मुझे प्राप्त हुए, क्योंकि 84 का मेरा जन्म हुआ, 85-86 में मेरे ख्याल अमेरिका टूर वगैरह भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया था उस टाइप पे। तो वो जो एक कंजर्वेटिवनेस था फैमिली का, उस चीज़ से एकदम पिताजी लोग फ्री हो गए। हाँ बड़े पापा तो सुपर फ्री हो गए, तो मेरे कान बहुत कम खींचे जाते थे मेरे भाइयों की तुलना में। मेरे साथ थोड़ा ये कम हुआ है, बट पता नहीं एक शायद कृपा ही है ईश्वर की कि थोड़ी निगाह दे दी थी कि चलते फिरते वो सारी बातें जो है, जो और कोई नहीं समझ सकता था, शायद उन पॉजेस तो मैं समझने में सक्षम रहा, और मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है अभी पापा के साथ रहते हुए। बट बहुत शरारती, सारे नाटक सारे बच्चे तो बदमाश। सभी नहीं, वो तो नहीं नहीं मुझे खुली छूट, मैं बता रहा हूँ। पर आपने जब दोनों को सुनते थे आप कभी, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि शरारत छोड़ के आप बैठ गए सुनने और आपका ध्यान संगीत की तरफ गया? नहीं उस समय एक बड़ा अलग सा कॉन्फिडेंस होता था, ये सेम कॉन्फिडेंस मुझे हिंदी के पेपर देते समय भी होता था कि मातृभाषा में कर लूँगा। अच्छा ओके। एक अलग सा कॉन्फिडेंस था इस चीज़ के लिए। हाँ। और कहीं ना कहीं ये मेरा रुझान जो लिखने और कॉम्पोजिशन में होता रहा और बढ़ता रहा इस तरह के तरीके से, तो मेरे जहन में ये बात रहती थी जिसको मैं अभी सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि मैं गलत नहीं था, कि अरे ये तो मेरे घर का ही काम है, मैं कर लूँगा। हाँ अच्छा कहीं ना कहीं दोस्त यार भी बोलते थे कि अरे तुम्हारा तो धंधा पानी एकदम सेट है, बस स्कूल से निकले स्टेज पे बैठे काम हो जाए। जब वहाँ से निकले और काम करने के लिए आगे गए तो समझ में आया कि कितनी बड़ी कर्म की विद्या है, कि ऑफिस जाके एक किताब संभालने वाली बात नहीं है। अगर आपने रियाज नहीं किया, आपने गाना नहीं गाया, आपने वो स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं रखा अपने राग रागनियों के साथ, तो आपको प्राप्त नहीं होगा। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे घर की शिक्षा, हम बनारस घराना को कहलाते हैं, लेकिन पिताजी लोगों की ऐसी शिक्षा रही, हमेशा ये टोक और हमेशा ये बात बोलते थे कि बेटा जो करेगा उसको मिलेगा, ये मत सोचना कि तुम इस गद्दी के बारे से। हाँ वो बड़ी बात है। अगर मेरा शिष्य जी। तुमसे अच्छा रियाज कर रहा है, उसकी सोच नेक है, काम अच्छा है, तो ये उसकी है, इसको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। तो ये बहुत अहम बात है। पर पंडित जी, आपके बड़े भाई साहब ने तो दूसरा जॉब भी किया था अकाउंट से आप। नहीं नहीं, अकाउंट वो विकिपीडिया पे बड़ा गलत गलत दे दिया। अच्छा हाँ, कि अकाउंटेंसी किए वो। एमए करने के बाद वो हमारे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी दिल्ली आ गए। तो चूंकि हमारे पिताजी और चाचा जी दो भाई, तो हमारे चाचा जी को बच्चे नहीं थे, हम ही लोग उनके बच्चे थे। तो जब वो एमए करके यहाँ आ गए तो मतलब पिताजी से उन्होंने कहा कि भाई एक बेटा मेरे पास भेज दीजिए, एक बेटा आप रखिए। तो पिताजी भेज दिए उनको। यहाँ आए तो भैया उस समय मतलब पीएचडी करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी, उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। मेरी दादी डिमांड की कि मेरे मरने के पहले उसकी शादी होनी चाहिए, मैं अपना ग्रैंड चिल्ड्रन भी देखना चाहती हूँ। तो उस चक्कर में उनकी शादी हो गई, बेचारे जिम्मेदारी आ गई। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो कुछ जॉब करूँगा और अपने संगीत के प्रोफेशन को, क्योंकि संगीत के प्रोफेशन में भी बड़ा कंपटीशन, और उस जमाने में तो बड़े बड़े लोग थे, भीमसेन जी थे, जसराज जी थे, किशोरी जी थे, मतलब आई नो न जाने पूरी कितने एक बड़े गैलेक्सी बड़े। थी। हाँ, अब उनके बीच में आपको घुसना और अपने नाम को ऐसे कायम करना कि आपकी भी बुलाहट आ रही किसी कॉन्फ्रेंस में। तो भैया का ये सोच था कि कुछ चुनिंदे प्रोग्राम गाएंगे हम लोग, लेकिन मैं जॉब करूंगा, क्योंकि मैं चाचा जी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। तो डीसीएम ग्रुप के जी अपने जो विनय भरतराम जी, वो चाचा जी से बहुत जुड़ाव था उनका, और चाचा जी को उन्होंने ही रोका था। तो
चाचा जी बोले कि यार जरूरत क्या है, तुम संगीत करो, हम तो है ही हैं। बोले नहीं, मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भैया जी से बात करता हूँ। तो मैंने व्रतराम जी से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो करना चाहते हैं संगीत और वो दोनों, तो उनको एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा लेबर वेलफेयर का, 6 महीने का TCM। वो ट्रेनिंग कर लेंगे तो उनको फिर हम ऑफिसर बना देंगे। तो 4 महीने की ट्रेनिंग हो गई थी। तो एक फेस्टिवल यहाँ हुआ, सदगुरु जगजीत सिंह जी ने किया, सदगुरु प्रताप सिंह फेस्टिवल। तो उसमें चाचा जी को जो बुक करने आए थे गुरुदेव सिंह जी, उन्होंने देखा स्वरमंडल रखा हुआ घर में, तो हंस के बोले क्या पंडित जी आजकल सारंगी के साथ स्वरमंडल बजाते हैं? तो बोले नहीं यार, मेरा बेटा है राजन और साजन, दोनों गाते हैं, उसका स्वरमंडल है। तो बोले हैं, उनको जरा बुलाइए। तो आए भैया, और गुरुदेव सिंह जी बड़े मित्रवत उनसे कहे कि आप राग देसी जानते हैं? तो भैया बोले हाँ, क्यों नहीं जानता। बोले थोड़ा सुनाएंगे? थोड़ा सुनाया उनको। अब वो इतने प्रभावित हो गए कि जाके सदगुरु जी से बोले कि एक प्रोग्राम तो आपको रखना पड़ेगा, एक मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी के बेटे हैं, भतीजे। तो सतगुरु जी ने कहा कि इतने बड़े फेस्टिवल में भीमसेन जी हैं, जसराज जी हैं, नसीर अहमद खां साहब हैं, जगह ही नहीं, स्लॉट ही नहीं खाली है। बोले किसी तरीके से इन लोगों में टाइमिंग कट करके इनको तो गंवाना ही गंवाना है। और जब उनको गंवाया तो सतगुरु जी इतने खुश हो गए जी। तो उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि भाई हमें अभी पता लगा है कि आप बनारस के हैं और कबीर के पड़ोसी हैं। हाँ, संत कबीरदास मेरे पड़ोसी हैं। जी। तो बोले हाँ, तो वो बोले कि देखिए बनारस छोड़ के आए, एक जुलाहा का, जुलाहे थे ना संत कबीरदास जी, कपड़ा बुनते थे। तो बोले जुलाहे का काम वहाँ छोड़ के आए और यहाँ जुलाहे का काम आप कर रहे हैं DCM मिल में। तो भैया बोले कि नहीं, मुझे ज़रूरत है। तो उस समय 72 में उनको 600 रुपये मिलता था महीना। तो उन्होंने कहा कि हमारी बिटिया भी हो गई है, हमारी वाइफ भी हैं, मैं चाचा जी पे बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मैं 1 साल का 600 के हिसाब से 1 साल का पैसा दे दूं तो क्या आप छोड़ देंगे? तो भैया बोले हाँ, छोड़ देंगे। क्या बात। तो 1 साल का पैसा तुरंत उन्होंने क्या बात है, भिजवा दिया। क्या लिंक है सर? देखिए क्या डेस्टिनी जो है वो कैसे चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फेस्टिवल में साजन को भी बुला लीजिएगा। और नेक्स्ट फेस्टिवल में 73 में हम भी आ गए, ऐवाने गालिब में हुआ था वो। तो वो डेस्टिनी जो है इस तरीके से ट्रैवल करते हुए हम लोगों को बड़े लोगों से मिलवाती गई। और लेकिन ये जो बीच का गैप रहा, फिर आपका आके जुड़ना जी, तो वो एक तो 72 में ही उन्होंने फॉर्म भरा आकाशवाणी का जी, तो बीच में मैं आके ऑडिशन दे के गया। तो आना जाना तो मेरा 70 से था। नहीं, लेकिन साथ गाने का जो एक रियाज होता होगा। नहीं, देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा साथ गाने से एक मोनोटोनी आ जाता है। अच्छा, ये भी बात सही है जी। हाँ, और सब कुछ फिक्स, जैसे मैकेनिकल हो जाता है। मैकेनिकल हो जाता है और सब कुछ ऐसा लगता है कि ये फिक्स है, इस आवर्तन के बाद हमको गाना है, उस आवर्तन के बाद आपको गाना है। तो वो ना बने करके हम लोग साथ में भी रियाज करते थे और अलग भी रियाज करते थे। बड़ी बात है ये तो, बहुत। और इसके पीछे मेरे पिताजी का बहुत बड़ा विचार था जी। वो वाकई में, मतलब गुरु तो सभी गुरु होते हैं, दिव्य दृष्टि, लेकिन वो उनका नज़रिया जो था जी, वो अलहदा था और उन्होंने उसी तरीके से हम लोग को ट्रेंड किया। जी। कितना तान करना है, कितना सरगम करना है। अब जवानी में तान मारने का एक शौक होता है, पावर दिखाने का। पावर का ना। तो उस समय बहुत एग्रेशन के साथ में ताने आ रही हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वाह साहब क्या ताने आई हैं, दानेदार तान है। तो और भी मिजाज खुश होता था। अब जब वो हम ज़्यादा तान मारने लगे तो पिताजी रोक देते थे, ठहर जाओ,
तो जैसे स्पीड ब्रेकर लाता है ना, अचानक से स्पीड ब्रेक कोई लगा दे, तो इस तरीके से रोकते 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 ऐसा बना दिया। बोले बहलावा भी करो, सुर का बहलावा करो। अब एक लगातार तुम तान पे तान गाए जा रहे हो, बोर हो जाएंगे लोग, कितना तान सुनेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग था दोनों का एक साथ उस तरह से बहुत गाना, एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हुई, orchestration और स्पॉन्टेनिटी दोनों बड़ी एक साथ चलती थी। बस ये प्रभु का ही कृपा था। यहाँ तो राग भी कभी डिसाइड अच्छा देखिए, मजे की बात कि ऐसा बॉडी ट्यून हो गया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक नाथकर्णी जी थे कल अपने बॉम्बे के, ज्ञानेश्वर नाटक नहीं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, रमेश नाथकर्णी, बहुत बड़े क्रिटिक हुए म्यूजिक के, बहुत बड़े क्रिटिक। उन्होंने लिखा 2 बॉडी 1 सोल सिंगिंग, राजन साजन। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जी कि 2 व्यक्ति होते हुए भी सोल एक है। जी। तो उस तरीके से डेवलप हो गया। और फिर बाद में कुछ वर्षों बाद, मतलब हम लोग जब 10-12 साल ऐसे कर लिए, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा हूँ। जी उनको अचानक से बुखार हो गया, 2 घंटे बाद मुझे भी बुखार हो गया, मैं नीचे रह रहा हूँ, मुलाकात भी नहीं है, खांसी हो रहा है तो मुझे भी खांसी हो रहा है, रियली सच बता रहा हूँ आपसे। क्या बात है। तो कुछ ऐसा बॉडी ट्यूनिंग हो गई, या नेचर क्या करवा रहा है मुझे मालूम नहीं, जी लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात बता रहे हैं। और उनको मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, मुझे तो था ही, मेरे बड़े हैं तो मुझे भरोसा तो था ही। मेरे पिता ने शुरू में ये कहा कि बेटा अपने बड़े भाई का हाथ मत छोड़ना, तो मेरा तो भरोसा वही थे। उनको भी बहुत भरोसा था। उनके गुजरने के बाद मुझे एकदम शॉक्ड हो गया मैं, और मैंने सोचा कि अब क्या गाऊंगा। मेरे पार्टनर ही नहीं रहे, मेरा मतलब मार्गदर्शक ही नहीं रहा, जी टार्च बेरर नहीं रहा, तो मैं क्या गाऊंगा। तो मैं एकदम मौन में चला गया। और आपको एक बात ऐसा पर्सनल बता रहा हूँ, जी कितने लोगों का कंडोलेंस के लिए फ़ोन आया, और मैं फ़ोन उठा रहा हूँ तो वो क्या बोल रहे हैं आपको सुन के ताज्जुब होगा, अरे यार राजन, बहुत दुख हुआ, साजन नहीं रहे। ये 1-2 बार नहीं, 10 फ़ोन आए। मतलब राजन साजन ऐसे ब्लेंड हो गए कि किसी को पता ही नहीं लगा कि राजन मरे हैं कि साजन मरे हैं। इनिशियल जब साथ में एक गाना सांस चालू में नाम किया लिया तो जाता स्टेज अनाउंसमेंट भी बड़े पापा के नाम के। हाँ, आप साधना श्रीवास्तव जी आप जानते हैं। जी जी तो मैं कमानी में एंटर हो रहा हूँ, तो अब हमारे बीच में पंडित राजन मिश्रा जी आ गए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती कि मेरे साथ मेरा भाई है, जीवित बड़ी है। बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो 2 बॉडी 1 सोल अब 1 बॉडी 2 सोल हो गया। पर स्वरांश, जब ये गुजरे आपके बड़े पापा जी उसके बाद का जो फेज था, जी वो कैसे, साजन जी का जो वापसी एक तरह से कहना चाहिए नहीं, मौन के बाद। उसमें देखिए अंतरात्मा, और मेरे जी कमरे में उनकी तस्वीर है, तो मैं हर समय उन्हीं को निहारता रहता था। तो जैसे वो ये बोल रहे हैं, मुझे मतलब मन में ये साउंड मिल रहा है कि अरे यार तुम गाते हो तो गाओगे तभी तो मैं जीवित रहूंगा, ऐसा साउंड मिलता था मुझे। और वो उन्होंने बोला भी है, अद्वैत संगीत डॉक्यूमेंट्री में ये बात कही भी है कि अगर मेरे बाद कोई मेरा गाना गा सकता है तो मेरा भाई गा सकता है। और ये वही प्रेम का और ही फिर संबंध हमारे है, स्टूडेंट संवाद लोग है। बहुत प्रेशराइज किए कि गुरुजी, हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे 2 गुरु हैं, एक गुरु नहीं रहे तो कम से कम आप तो हैं। तो वो सारी कुछ मिला के तो पहला प्रोग्राम हम लोग ने जो गाया था, जिसमें हम लोग का बाल भी नहीं है, और मतलब पिताजी को बोला था, वो रश्मि मलिक जी ने ही बोला था, स्पीक मेके का प्रोग्राम था, कोविड के दौरान ही चल रहा था। उनको एक्चुअली ट्रिब्यूट था Tribute राजन देना जी था। को। और तो पापा ने मना कर दिया, कहते मेरा गला नहीं भाई लगेगा। 9 महीने से सा नहीं लगाए हैं, और आप बोल रहे हैं कि गाने के लिए, उसमें उल्लास जी और वेंकटेश कुमार जी, सारे ही आर्टिस्ट हिंदुस्तान के, हरी जी, सभी लोग ट्रिब्यूट कर रहे थे, और होल नाइट था वो। जी तो हमने उनसे कहा कि देखिए ऐसी बात है कि मैं गा तो नहीं पाऊंगा, और मैं देहरादून में हूँ, वहाँ कोई स्टूडियो नहीं, सेटअप नहीं, कुछ एकम्पनिंग आर्टिस्ट नहीं है, तो मैं गाऊंगा नहीं,
मैं 10 मिनट भैया के लिए 2 शब्द बोल दूंगा और ये लोग गा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो बोले ठीक है, आप 10 मिनट बात करिएगा। तीसरे दिन पोस्टर छाप के उन्होंने भेज दिया और टाइमिंग भी 11 बजे से 12:30 बजे रात को। तो हमने उनको फ़ोन किया, हमने कहा ये क्या मैडम, आपने तो कहा था कि 10 मिनट आप बात करिएगा। बोले नहीं नहीं, अब तो गाना पड़ेगा, अपने भाई के लिए गाना पड़ेगा। तो हमने स्वरान से कहा बेटा तुम बैठो। तो ये बोले अरे पापा मैं तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। हमने कहा आप जो भी करेंगे वो भैया करेंगे, उनकी तस्वीर पीछे लगाओ, गाएंगे वो। और सोचिए 9 महीना सा नहीं लगाए थे और 1.5 घंटा हम लोगों ने मालकोस गाया। तो वो करता तो वो है ना। आप अगर किसी अपने बुजुर्ग को या अपने गुरु को या किसी आइडियल को स्मरण करते हैं तो आगे कर जाता है। अच्छा, उस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं भी गा रहे हैं। गाता हूँ। इंट्रोडक्शन नहीं, हम सबको पता था कि मैं लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, यही बात था। उसके पहले तो और ही मज़ेदार बात है कि रितेश भैया बड़े पिताजी के बेटे हैं, रजनीश भैया, मतलब जनरल मार्केट, नॉट नोन पीपल। वहाँ से बहुत सारी बातें ऐसी हुई उस प्रोग्राम के बाद कि अच्छा तुम गाते हो। मैं कहा जी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अब गाना तो गा ही लेते हैं, लेकिन पिता और गुरु के साथ बैठ के गाना। और मैं तब से लेके अभी तक यही बात सोच रहा होता हूँ कि आपके साथ गाने में क्या हालत होती है। हमारे शिष्यगण भी बैठे हैं पिताजी के, मैं और संदीप और आशीष, हम लोग हमेशा बात करते हैं। मैंने कहा यार हिम्मत नहीं होती है कि ऐसा एक वाक्य बताता हूँ। मेरी माँ मुझे बोलती है कि ज़रा बादाम वादाम खाओ, थोड़ा पावरफुल आवाज़ लगेगा। तो मैंने कहा अभी जितने चेले चपाड़े आ रहे हैं ना, इनसे बहुत पावरफुल आवाज़ है मेरी, लेकिन बब्बर शेर जब बगल में बैठ के दहाड़ता है ना, तो मेरे चूहे जैसी आवाज़ साउंड करती है। और वो प्योरिटी ऑफ सुर जो लग जाता है बगल में, तो उसके बाद आप खुद को बेसुरा महसूस करते, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है। लेकिन इस सफ़र में मैं ये जान रहा हूँ कि पापा का बड़े पिताजी के साथ मेरी क्या हालत होती होगी। और क्योंकि एक संकट मोचन का हमने प्रोग्राम ऑनलाइन गाया था और हम 5 लोग बैठे हुए थे उस गाने में, पता नहीं मेरी क्या बेवकूफ़ी हुई कि एक ऐसी जगह आई कि जहाँ मुझे ऐसा पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि वो बड़े ख्याल की बंदिश छूट रही है बड़े पापा की, और मैंने उसका मुखड़ा पकड़ लिया। हंसी आ रही, वो जैसे देखे मुझे लेफ्ट में पीछे, सर मैं बता नहीं सकता, 15 मिनट मेरे गले में ना आवाज़ नहीं थी, खोखली हो गया था सारा। तो पापा बगल में से ऐसे ऐसे दिखा रहे, मैंने कहा हो ही निकलेगा ही नहीं। नहीं, उनकी निगाहें, उनकी अपनी तपस्या, तो निगाह में उनके बड़े पावर आ गए। बहुत पावर। जो राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भाव। तो उसको जीना है और जीने के लिए आपको उसमें डूबना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता हमारे गुरु ने बताया और उसको जीने का कोशिश किया हमारे बड़े भाई ने, और बड़े भाई को देखते हुए मैं भी उसको जीने का कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ तक सफल होऊंगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रयास में है।